बच्चा बाजी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास को फटाफट से। एंड आज हम लोग ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका जंतु जगत। तो जल्दी से आ जाओ गाइस, फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप्स में। बातें बिल्कुल नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट हम लोग वेट करेंगे ताकि जितने भी बच्चा लोग हैं वो सब फटाफट से आ जाएं। जल्दी से गाइस, फटाफट से, जल्दी 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 भाई फटाफट से आ जाइए। सारे के सारे चैप्टर को स्टार्ट करना है। चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बच्चे बोलते हैं मैम बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, इसके जो नेम है वो थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगता है, मैम कैसे याद करें। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एग्री चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से आ जाओ गाइस, फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दो क्लास को। जल्दी से आ जाए, फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाओ। बातें नहीं करनी है यार, आती बातें मत किया करो। जल्दी से फटाफट से। चलिए, काफी बच्चे आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज गाइज, ये जो चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये बेटा आपका जो चैप्टर दिया गया है, ठीक है, ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी में आपके नंबर 4 पर है। ठीक है, यानी कि 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड ये जो चैप्टर है बेटा, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे एक चीज कि एनसीईआरटी का जो ये जो 4th चैप्टर है, पहले इसमें ओल्ड एनसीईआरटी की बात करती हूँ तो टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में थे, बट अभी उन्होंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को कम कर दिया गया है। तो हम जो भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा, सबसे पहले चीज न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे बच्चा पाजी, वो हम जो पढ़ेंगे वो नीट लेवल तक का पढ़ेंगे, कोई भी चीज को हम नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी स्टेट बोर्ड में लाइक फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी के आ रहे हैं तो डोंट वरी, मैं वो भी पढ़ा दूंगी एनसीईआरटी के अलावा आपको एक्स्ट्रा टॉपिक। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ गाइज यहाँ पे कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपका भी एक टेस्ट बचा हुआ है जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट। ठीक है, जो कि वनस्पति जगत का, जो मैं सैटरडे को लेने वाली हूँ, तो उसका इंतजार करिएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इस चैप्टर में टॉपिक थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, हमने मोनेरा को पूरा पढ़ लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं जो कि यूनिट 1 के अंदर आते हैं, वो चारों जो चैप्टर हैं थोड़े से ऐसे हैं कि भाई फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता ही है ना। अब वहां पे डिफिकल्ट ना लगे वो जो चैप्टर है, अगर मैं बात करती हूँ, उसको आसानी से अगर समझना चाहते हो, इजी बनाना चाहते हो, तो जो डेली क्लास हो रही है उसको तो आपको खुद से क्या करना है बेटा, पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन करोगे तो ही चीजें आपके लिए आसान बनती हैं। चीजें क्लियर? ठीक है, तो अब नोट्स कैसे बनाने हैं, जो डेली की डेली आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, बस वही आपको लिखने हैं एंड आपके नोट्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज, एक और चीज जान लो कि आपके बेटा एनसीईआरटी में ना ये जो चैप्टर है ये दिया हुआ है इस तरीके से, प्राणी जगत। हालांकि प्राणी ऐसे नहीं लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में इस तरीके से प्राणी जगत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्राणी जगत भी कह सकते हैं, आप इसको जंतु जगत भी कह सकते हैं। तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो जंतु जगत करके पढ़ा रही हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। एंड यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो दो भाई, जो 5वां जगत था तो वो था बेटा जंतु जगत। ठीक है, अब जंतु जगत जो होता, भाई एक बात बताओ, जिस तरीके से बेटा सभी को बांटा गया, हमारे पूरे 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अगर किसी बच्चे ने मेरा लेक्चर मिस नहीं किया तो उसको बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब जंतु जगत जिसको हम एनिमेलिया भी कह देते हैं, लिख लो इसको, क्या बोलते हैं इसको, एनिमेलिया भी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि बेटा जब हमने, अगर हम बात करते हैं कि जो हमने पादप बांटे,
है ना। पादपों को जब बेटा बांटा गया तो वहां पे उनके कुछ लक्षण थे उनके अलग कि भाई इस बेसिस पे हम पादप को बांट रहे हैं कि भाई इसमें थैलोफाइटा ये है, ये ब्रायोफाइटा इसलिए, ये टाइडोफाइट है, ये जिम्नोस्पर्म एंड ये हमारे एंजियोस्पर्म है। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से, कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि बेटा जंतु जगत जो है क्या इसको नहीं बांटा गया होगा, ये अलग से चैप्टर क्यों है? क्योंकि जो जंतु थे, आप खुद सोचो, क्या सारे जंतु एक जैसे होते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या सारे जंतु एक जैसे होते हैं बेटा? हाँ जी, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट से। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे फटाफट से, क्या सारे एक जैसे होते हैं? मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या सारे इंसान हैं और जितने जानवर है क्या वो सब एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं बता देती हूँ। देखो, आप देखो, छोटे से छोटा जीव जैसे आपका चींटी हो गया, बड़े से बड़ा आपका जीव जैसे हाथी हो गया, हर जीव की अपनी खासियत होती है। तो जीव भी कोई एक तरीके के नहीं थे। तो जब जंतु जगत बनाया गया तो वहां पर भी ये पॉइंट आया कि आप ठीक है, अगर जंतुओं को भी आप बांटेंगे तो आप किस बेसिस पे बांटेंगे, किस आधार पे आप इनको बांट रहे हैं, तो वहां पे ये पॉइंट आया। अब सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब वहां पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि भाई आखिर वो बांटे गए तो किस आधार पे, तो आज हम वही जानेंगे कि आखिर जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार जो था वो क्या था। तो बेटा जंतु जगत में किस तरीके के जीव रखे गए हैं, जल्दी से बताएंगे सारे। लिखवाया था मैंने, आप सभी को पता है कि बहुकोशिकीय, ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो जितने भी जो बहुकोशिकीय हैं, यानी कि बहुकोशिकीय कैसे होते हैं बेटा, जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, जिनमें हर क्रिया के लिए, है ना, क्या होते हैं, अलग अलग कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक भाई जो पूरी तरीके से विकसित होते हैं। तो जंतु जगत जो होते हैं इसके अंतर्गत भी किन जीवों को रखा गया है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को। क्लियर है? अब जो हेडिंग आपको डालनी है बेटा अपने नोट्स में, वो डालनी है जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, कि किस बेसिस पे हमने इनको बांटा। तो बेटा जंतु जगत के अंदर भी क्या बनाए गए, यहाँ पे संघ बनाए गए। ठीक है, संघ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइलम। क्लियर है यहां तक चीज? जल्दी से बताओ, क्या यहां तक जो भी हमने अब तक पढ़ा है क्या वो चीज क्लियर है? बहुत सही। अब ये जो संघ बनाए गए थे बेटा, है ना, यहाँ पे जो ये संघ बनाए गए थे हर जीव को, यानी कि भाई जो एक जैसे थे, जिनके लक्षण एक जैसे मिल रहे थे, उन सभी को रखा गया एक संघ के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगत में, यानी कि जंतु जगत की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा प्रकार के जंतु रखे गए हैं। और सोचो जितने ये 10 लाख है, क्या आप इनको ऐसे पढ़ सकते हो बेटा कि भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई ये जो एक जीव आपको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इसको अलग से पढ़ो, एक जीव आप दिखाई दे रहा है उसको अलग से पढ़ो, आप सोचो एक को याद रख सकते हैं, दो को याद रख सकते हैं, तीन को याद रख सकते हैं, मैक्सिमम 4, 5, 10 को याद रख लोगे। 10 लाख, और इन पॉइंट्स को याद करना, हर एक जीव के लक्षणों को याद रखना क्या पॉसिबल है? भले ही वो सेम हो, क्या याद रख पाओगे? नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, जितने भी जो जीव थे उन सभी को क्या कर दिया गया मेरे बच्चे, वहां से, यानी कि भाई उनको अलग किया गया, यानी कि उनको बांटा गया कि भाई जो एक जैसे काम करो, संघ बनाओ और उनके अंदर रख दो, ताकि फॉर एग्जाम्पल जो भी एक संघ के अंतर्गत आते हैं उन सभी के लक्षण पता हो कि भाई ये जैसे ये इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं, ये जो जीव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये संघ बनाए गए थे तो हर संघ में वो जीव रखे गए जिनके लक्षण आपस में मिलते हैं, जिनमें सेम क्रिया हो रही है ना, उनकी वहां पे शारीरिक संरचना को देखा गया, उनकी क्रियाओं को देखा गया इस तरीके से। ठीक है, स्कूल होता है, स्कूल में क्या होते हैं बेटा, फर्स्ट क्लास, सेकंड, हर क्लास होती है, हर क्लास में उसी लेवल के बच्चे होते हैं कि भाई ये फर्स्ट के बच्चे हैं, ये सेकंड के हैं। अब अगर गलती से फॉर एग्जांपल सेकंड वाले क्लास का बच्चा फर्स्ट में आ जाता है तो क्या होता है भाई, वो उस क्लास का है नहीं, वो एग्जाम भी नहीं दे सकता है, नहीं कहीं से कहीं तक वो मैच ही नहीं कर रहा, वो पास हो चुका है, तो
उसी तरीके से जो एक संघ होते हैं उसके अंदर एक जीवों को रखा जाता है जो सेम है। जैसे फर्स्ट क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे सेम थे, है ना। सेकंड क्लास वाला डिफरेंट आ गया तो भाई उसको दूसरी क्लास में रखा गया, भाई ये सेकंड का सेकंड में वापस जाओ। वैसे ही एक संघ के जो जीव होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं और दूसरे संघ के उनसे अलग होते हैं, क्योंकि अगर सेम होते तो शायद एक ही संघ में होते। क्लियर। अब आगे, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम जंतु जगत को क्या किया बेटा, यहाँ पे प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जॉर्ज क्यूवियर ने जंतु जगत को 31 संघों में बांट दिया था, जिसमें से 10 जो है बेटा वो दीर्घ संघ है तथा 21 संघ जो है बेटा वो आपके लघु संघ कहलाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले जो आपके संघों के नेम हैं जो आप सबको बेटा याद रखने हैं। नंबर 1 आता है बेटा आपका पॉरीफेरा। क्लियर। सेकंड नंबर पर है आपका सीलेंट्रेटा। नंबर 3 टीनोफोरा। बेटा टीनोफोरा पहले इसी के अंतर्गत था लेकिन बाद में इसको अलग संघ बना दिया गया। नंबर 4 पर आ जाता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड नंबर 5 पर आ जाता है एस्केहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्या है, एनेलिडा। 7th आपका आर्थ्रोपोडा। नंबर 8 मोलस्का। नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा। फिर आता है आपका हेमिकॉर्डेटा एंड फिर आता है आपका कॉर्डेटा। एंड यही है आपके सिलेबस में जिनको हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना है। जल्दी से एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, जल्दी से। हाँ जी बेटा, कौन कौन से हैं जल्दी से एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। फिर आ जाता है आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और इसी सीक्वेंस में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो, तो ये जो 11 संघ है ये हमें पूरे पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं आगे की तरफ। अब प्राणी जगत का जो वर्गीकरण किया गया है बेटा, है ना, यानी कि भाई अगर हम बात करते हैं कि जो जंतु जगत है उसको जो बांटा गए हैं, जो संघ बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं। पॉइंट यह है कि आखिर बनाए गए हैं तो किस बेसिस पे। तो भाई यहाँ पे इसके 6 आधार थे। सबसे पहले आते हैं संगठन का स्तर। अच्छा, अब एक सबसे पहली चीज सबको पता है बेटा, हमारा शरीर किससे बना है, पहले आप खुद ही बताएंगे। बताइए जल्दी, सारे बच्चे बताएंगे। हमारा शरीर अगर मैं पूछूं बेटा किससे बना है, बताइए जल्दी से। हाँ जी, हमारा शरीर किससे बना है। जल्दी से बताएं। बताइए। वेरी गुड। नलायक आधों को ये भी नहीं पता। किससे, कोशिका से। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूं बेटा कोशिका से क्या है, भाई कोशिका क्या है, इसको बोला जाता है जीवन की मौलिक इकाई। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी सजीव हैं, यानी कि भाई जितने भी पादप हैं, जंतु हैं, सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे कोशिका किसको बनाती है, बताइए जल्दी से। आप ही देंगे आंसर, बहुत बेसिक चीज है जो 9th से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से बताएं। बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ, कोशिका से क्या बनता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे। वेरी गुड, क्या, टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक है। और ऊतक क्या है, एक समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, यानी कि ग्रुप, सेम ग्रुप ऑफ सेल्स।
ठीक है, तो कोशिका ने किसको बनाया? ऊतक को, है ना। और ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। कि भाई अगर ये एक कोशिका है तो यहाँ पे जिनकी संरचना, जो उत्पत्ति और कार्य में समान है, वो क्या बना रहे हैं भाई? ऊतक को बना रहे हैं। सिंपल सी बात। अच्छा अब बताओ ऊतक बेटा किसको बनाते हैं? बताइए जल्दी से। जल्दी बताओ। एक साइकिल से बेटा बहुत 4 स्टेप आते हैं सिंपल से। कोशिका ने किसको बनाया? ऊतक को। ऊतक बेटा किसको बनाएंगे? अंग को बनाएंगे। और अंग मिलके किसको बनाते हैं? अंग तंत्र को। तो सिंपल सी बात मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बात कर रही हूं अंग जो है ना, यानी कि भाई देखो अगर आपके शरीर में एक क्रिया हो रही है, मैंने बोला बेटा फॉर एग्जांपल आपके शरीर में पाचन की क्रिया हो रही है ना। अब आपके शरीर में अगर पाचन की क्रिया हो रही है तो वहां पे क्या होगा कि भाई अगर पाचन की क्रिया हो रही है तो भाई कोई आपने के सिर्फ मुंह ने काम नहीं किया होगा, बेटा आपके स्टमक ने भी काम किया है ना। आपके भाई अगर मैं बात करूं वहां पे जो आते हैं छोटी आंत बड़ी आंत, उन्होंने भी काम किया है। तो बहुत सारे अंग मिलते हैं और किसको बनाते हैं? अंग तंत्र को बना देते हैं। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट डाउन करो। तो कोशिका बनाती है किसको बेटा? ऊतक को। ऊतक बनाती है अंगों को और अंग बनाते हैं अंग तंत्र को। जल्दी से नोट डाउन। जल्दी से बेटा फटाफट से। जल्दी से नोट डाउन। और कोई जल्दबाजी नहीं है भागने की, तसल्ली से पढ़ते हुए चलना है। चलो हो गया। अब ये चीज हमारे लिए जाननी क्यों जरूरी थी? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें यही जानना है, क्योंकि हमने देखा कि भाई जो प्राणी जगत है यानी कि जो जंतुओं को बांटा गया उसके कितने आधार थे टोटल? कितने आधार हैं? 6 आधार हैं। जिसमें से पहला था संगठन का आधार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो जीव का शरीर है वो कैसे हो रहा है, उससे उसके शरीर में जो क्रियाएं हो रही है वो किस स्तर पर हो रही हैं। तो याद रखना बेटा यहाँ पे आप 3 चीजों को पढ़ेंगे: कोशिकीय स्तर संगठन, ऊतकीय स्तर संगठन, अंग स्तर संगठन और अंग तंत्र स्तर संगठन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें शायद इस कोशिका स्तर पर क्रिया हो रही है, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें ऊतकीय स्तर पर क्रिया हो रही है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें अंग तंत्र स्तर पर क्रिया हो रही है और सॉरी अंग स्तर पर, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें अंग तंत्र स्तर पर, यानी कि किसी में क्या पता ऊतक नहीं मिल रहे हैं भाई, सिर्फ कोशिका स्तर पर कार्य हो रहा है, किसी में ऊतकीय स्तर पर हो रहा है, किसी में अंग भी है और अंग तंत्र प्रॉपर तरीके से तंत्रों का वो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोशिकीय स्तर संगठन में किसका हो रहा है? अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें संघों की तो भाई ये सारे संघ हमें पढ़ने एंड हमें यही जानना होगा कि भाई किस संघ में किस स्तर पर क्या हो रही है मेरे बच्चे, क्रिया हो रही है। तो अगर वहां पे आपके हाँ जी किसमें, कोशिकीय स्तर पर अगर क्रिया हो रही है तो वो किसमें हो रही है? ठीक है, क्लियर है भाई? जो आधे बच्चे बातें करते हैं यार, बातें ना करो, बेटर रहेगा। कुछ मिलता है बातें करने से? बातों से तुम्हारी ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बातें। फिर तुम ही जाके क्लास के बाद बोलते हो मैम समझ नहीं आया, या अगली क्लास में बोलोगे मैम समझ नहीं आया। जिस टाइम पढ़ाना होता है उस टाइम तुम्हें पढ़ाना नहीं होता है, फिर तुम्हें बाद में याद आता है अरे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं है। फिर एग्जाम टाइम पे तुम टीचर पे गुस्सा निकालते हो, अरे मैम पढ़ा दो, अरे सर पढ़ा दो। और 9th और 11th में तुम सीरियस नहीं होते हो, कब होते हो? जब तुम्हारा बोर्ड होता है, जैसे 10th में सीरियस होते हो, 12th में जब जाओगे तब तुम्हें बहुत डर लगेगा, है ना। तो मेरे बच्चे अगर ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, तो फिर पढ़ी क्यों रहे हो?
बताओ क्यों पढ़ रहे हो? फिर ऐसे ही पढ़ना है अगर तुम्हें तो अच्छे से, अगर तुम्हें कोई चीज पढ़ाई जा रही है, प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है कि बेटा इन चीजों को लिख लो, नोट्स बना लो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं होता है। 11th को तुम ऐसे ही ले रहे हो ना अभी हल्के में। जब तुम 12th में जाओगे, जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे, जब तुमसे ये बोला जाएगा बेटा क्लास 11th में पढ़कर आए थे ना ये वाला टॉपिक, तो यहाँ पे ये चीज होती है। और जब तुम्हें आता नहीं हुआ कि भाई अच्छा क्लास 11th में हमने तो पढ़ा ही नहीं था, फिर आधे बच्चे आते हैं हर साल और यही बोलते हैं मैम गलती हो गई, माफ कर दो, 11th में ठीक से नहीं पढ़ा, कैसे कवर करे 11th 12th। अरे भाई जो तुम एक साल में एक चीज को पूरा नहीं कर पाए, तो जब तुम्हारा 12th आएगा उस साल तुम ये सोचो कि तुम 11th और 12th दोनों का कर लो, जिस टाइम तुम्हारा बोर्ड का भी एग्जाम होगा। आप में शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना होगा, शायद कुछ ऐसे होंगे जिनको अपना नीट के एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो अगर जिस तरीके से तुम अभी पढ़ रहे हो, अगर आगे भी तुमने सोचा है कि ऐसे पढ़ के काम चल जाएगा और फिर तुम सोच रहे हो कि बहुत जल्दी तुम्हें नौकरी मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर जो बच्चा टॉप मारता है या जिसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर तुम उसे बोलते हो अरे पैसे वैसे दे दिए होंगे, ऐसे ही लग गया होगा कह किसी से, ऐसे निकाल दो किस्मत है, फिर तुम ये नाम दे दो। तुम्हें दूसरे की जो तरक्की होती है वो भी तुम्हें हजम नहीं होती है ना, क्योंकि हजम कैसे होती है आजकल भाई, दूसरों की तरक्की तो किसी को हजम नहीं होती। सबको क्या लगता है कि भाई अरे फ्री में मिल गया होगा, ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है, उसने कितनी मेहनत करी होती है, दिन रात वो पढ़ा होता है। सबको ये दिखता है कि भाई आज वो वहां पहुंचा तो ठीक है, किस्मत काम कर गई। किस्मत थोड़ी ना होती, किस्मत को बदलना पड़ता है मेहनत करके, मेहनत की जाती है तभी किस्मत बदली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब जो पॉइंट सामने लिखे हैं ना, इनको एक बार खुद से पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें तो बातों के अलावा आता ही नहीं है। रोज रोज बोल के मैं तुम्हें थक चुकी हूँ, कितनी बातें मत करो मत करो। फटाफट से नोट डाउन। हो गया? यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं नीट वगैरह में कि कोशी के स्तर का संगठन पाया जाता है किसमें। या क्वेश्चन आ सकता है कि कोशी के आपका उस कोशी के स्तर पर ना हो के कोई और वहां पे पूछ सकते हैं कि भाई ऊतक स्तर पर या फिर आपके अंग स्तर या अंग तंत्र स्तर पर संगठन किसमें पाया जाता है। तो आपको ये सारे नेम याद रखना है कि पॉरीफेरा में मिलता है कोशी के स्तर संगठन, और नेक्स्ट आपका है ऊतक स्तर संगठन जो कि आपका सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में देखने को मिलता है। अंग स्तर संगठन की बात करते हैं तो वो हमें प्लेटी हेलमिंथीज में मिलता है, जबकि अंग तंत्र जो स्तर संगठन होता है वो एस्के हेलमिंथीज के लेकर कॉर्डेटा तक, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका एस्के हेलमिंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी में क्या मिलता है आपका यहाँ पे, हाँ जी, आपका अंग तंत्र स्तर संगठन पाया जाता है, यानी कि इनके शरीर में जो भी क्रिया हो रही है वो इस स्तर पर हो रही है। क्लियर है? चलो चलिए आगे बढ़े। अब पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन क्या होता है बेटा, कि ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई एक जीव है, एक जीव जो है इसने क्या करा, इसने खाने को खाया और खाना खाने के साथ ही जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये इसका मुख है, जैसे इसने खाना खाया ठीक है, उसको पाचित किया और बेकार पदार्थों को इसने वहीं से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि भाई एक ऐसा जीव है जिसने भाई खाना तो खाया, ठीक है, उसका मुख द्वार अलग है, लेकिन गुदा द्वार थी जहां से उसने अपने बेकार पदार्थों को बाहर निकाला। ठीक है, तो पूर्ण अपूर्ण क्या होता है कि भाई पूर्ण पाचन क्या होता है कि जब मुख और गुदा दोनों पाई जा रही है, पूर्ण क्या होता है कि जब उसमें गुदा द्वार नहीं होते। बस आगे आ जाओ। ठीक है, अब ये मिलते किसमें, तो पूर्ण पाचन तंत्र मिलता है आपका एस्के हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक, जबकि अपूर्ण जो मिलते हैं वो सीलेंट्रेटा, आपका टीनोफोरा एंड प्लेटी हेलमिंथीज में देखने को मिलते हैं। ठीक, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि भाई परिवहन होना। ठीक है,
अब अगर मैं अपनी बात कर दें, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं बेटा, हमारे शरीर में किसका परिसंचरण हो रहा है, बताओ बताइए। हमारे शरीर में अगर मैं आपसे बात करती हूं किसका परिसंचरण हो रहा है, बताइए जल्दी से, किसका परिसंचरण हो रहा है भाई? किसका? रुधिर का। वेरी गुड। अब सोचो कि जो परिसंचरण होता है बेटा, ये दो तरीके से आपको मिलता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है आपका बंद। ठीक, ये आप ना कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे एक पाइप है, एक पाइप में से क्या बह रहा है? पानी बह रहा है ना, ठीक है, तो वो पानी कहाँ बह रहा है? इस पाइप के अंदर बह रहा है। वहीं पे एक पानी ऐसा जो आराम से खुले में बह रहा है ना। तो बेटा होता क्या है कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि भाई जब जो रक्त होता है वो सीधा कहाँ नहीं जाता है बेटा, वहां पे अगर मैं बात करूं आपके, यानी कि भाई इन नलिकाओं में बहता है। और खुला क्या होता है कि भाई जब नलिकाओं में ना बहकर, ठीक है, सीधा अंगों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बंद और खुला परिसंचरण तंत्र। अब बारी आएगी हमारे सम्मिति की, और सम्मिति को आज हम तो कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम्मिति अगर हमें पढ़ना है तो हमें सम्मिति को पढ़ने के लिए याद रखना, वैसे बहुत ज्यादा इजी है ये। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको खत्म कर लें क्या? वैसे हो तो नहीं पाएगा, पहले एक बार जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जंतु जगत आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहां पे बेटा बेसिकली हमने इसका बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है कि जंतु जगत क्या है, किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, और आखिर यहाँ पे अगर हम बात करें कितने संघों में बांटा गया है, कौन कौन से इसके संघ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉरीफेरा, सीलियनट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इन सब यानी कॉर्डेटा तक बांटे गए हैं। 11 संघ है टोटल, पढ़ना है इन सबको। एंड यहाँ पर 6 आधार थे, जिसमें से हमने संगठन के स्तर से स्टार्ट करा है, जहां पे बेसिकली ये देखा जाता है कि जीव का जो शरीर है वो कैसे बना है, किस तरीके से बना है, किस स्तर पर क्या है यहाँ पे आपकी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, एंड साथ ही साथ जब हमने ये चीजें जानी, जहां पे हमने संघों के नाम भी जाने कि आखिर किस में किस तरीके से क्या हो रही है बेटा, क्रिया हो रही है, कौन से संघ में किस संगठन स्तर पर, यानी किस स्तर पर क्रिया हो रही है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को जाना, एंड फिर हमने परिसंचरण को जाना कि परिसंचरण क्या है। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटा जो हमारा सम्मिति वाला पार्ट है। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट से बता दो क्या बेटा जितना अब तक मैंने पढ़ा दिया है, क्या वो सारी की सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हैं? जल्दी से बता दो फटाफट से, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? अभी इसके कुछ ही आधार बचे हैं, सम्मिति बचा है, बस एक और बचा है, उसके बाद तुम्हारा खत्म है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म नहीं है, उसके बाद हम संघों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। संघ पॉरीफेरा जो है उसमें अगर किसी जीव को रखा गया है तो उसके लक्षण क्या है ना, क्या उसमें पाया जाता है, किस तरीके का उसमें परिसंचरण हो रहा है, श्वसन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, क्या उसमें कोशिका स्तर पर। और याद रखना जो हम आधार पढ़ रहे हैं, एक चीज का सब बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो 6 आधार हैं, ठीक है, ये 6 आधार जिस बच्चे को समझ आ गए उसके लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये चीज आने वाली है कि भाई इसमें इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, इसमें इस प्रकार का ये स्तर संगठन पाया जाता है। अगर ये 6 आधार आपको क्लियर नहीं है मेरे बच्चे, तो अगर 6 आधार क्लियर नहीं है तो आपको आगे की और भी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये 6 आधार आपको बेटा क्लियर हैं तो आपको आगे की जितनी भी चीजें हैं, जो भी हम संघ पढ़ने वाले हैं, वो यूं समझ आ जाएंगे। और 6 आधार अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएंगे। क्लियर है? क्लियर? जल्दी से बता दो यार फटाफट से, सब कुछ बहुत ऐसे क्लियर हो गया है यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अभी चीजें बची हैं जिनको हमें पढ़ना है। और एक चीज और मत भूलिएगा कि आगाज बैच आपकी डिमांड पर ही आ चुका है लाइव, जहां पर आपको चैप्टर टेस्ट, सुपर 50 क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अगर स्टूडेंट हो तो
ठीक है, यहाँ पे क्लासरूम स्लाइड्स, होमवर्क, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक आपकी होगी, और सबसे बड़ी चीज की क्लास 11th का कोर्स तो पूरा कराएंगे ही, और क्लास 11th के जितना भी जो पार्ट है, जो नीट और जेईई में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी करना चाहते हो तैयारी अपनी 11th की बोर्ड की, यानी कि भाई बोर्ड तो 12th में होगा लेकिन आता बोर्ड क्लासेस में ही है, तो 11th की तैयारी करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से और नीट की भी साथ साथ, तो भी बैच को ज्वाइन करें। तो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल लाइव, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।